Welcome to Ashland Academy. I'm Aditya and we are discussing page by page description of famous book by Ashland Publishing and written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th and the subject chemistry. तो हम केमिस्ट्री के इस बुक का डिस्क्रिप्शन अपने पिछले कई वीडियोस से करते आ रहे हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तक की शुरुआत की। तीसरे चैप्टर जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड है, उसमें हमने कुछ वीडियोस के थ्रू इन चीज़ों के डिफरेंसेस के बारे में समझने की कोशिश की। हम नॉन मेटल्स के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करेंगे, स्पेशली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके एप्लीकेशंस के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। सो दिस वीडियो विल बी मेनली फोकस्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स and a comparative account in the form of tables and their applications. So you should remember that things that we see around us sonorous नहीं होती हैं, malleable नहीं होती हैं, ductile नहीं होती हैं, जैसे कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर, soil, plastic, polythene, ये सारी चीज़ें क्या हैं? All these things are non-metals. How these non-metals behave and how they are different from metals we are going to learn in this part. So this is chapter number 3 as we are continuing this chapter. पिछले कुछ वीडियोस से हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं और इसका मेटल्स वाला जो पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे का पार्ट जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है उस पर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहली रिएक्शन हमने मेटल्स के बारे में भी यही बात की थी कि मेटल्स ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। सो इज इट ट्रू अबाउट नॉन मेटल्स ऑल्सो? क्या नॉन मेटल के बारे में भी ये बात सही हो सकती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे? सो आंसर इज यस। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन दैट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट कैन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो भले ही आपको ये रिएक्शन यहाँ पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी याद करने में या समझने में डिफिकल्ट लगती हैं, C+O2 = CO2, बट प्रैक्टिकली आपने इसको बहुत बार होते हुए देखा है। कभी तंदूरी रोटी बनते हुए देखिए, वहाँ अंदर क्या होता है? कोयला होता है, उसमें कोयला जल रहा होता है, उससे गर्मी प्रोड्यूस होती है और उससे रोटी बन जाती है। तो व्हाट इज कोल? बेसिकली कोल इज कार्बन और वहाँ पर एयर भी होती है। देखना कभी कभी नीचे तंदूर में नीचे की तरफ एक छोटी सी खिड़की लगी होती है, उसमें से एयर जाती है। सो एयर गोज इन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन और जो धुआं निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और इसी रिएक्शन में हमको बहुत सारी हीट मिल जाती है जो कि रोटियां बनाने के काम आती है। तो ऐसे समझिए केमिस्ट्री को, ऐसे समझिए साइंस को। अगर आप इसको लेकर परेशान हो रहे हैं, सो जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ विद द रियल लाइफ। देखो ये कहाँ पर रियल लाइफ में ये रिएक्शन होती है। तो जैसे ही आपको अब तंदूरी रोटी खाएंगे आपको याद आ जाएगा कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर ऐसा हो रहा है। या अंगीठी पर कभी कभी जो लकड़ियां जलाकर या कोयला जलाकर जो लोग आग सेकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम रिएक्शन। सो यस, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड दे यूजुअली गिव डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, नॉट ऑलवेज CO2। अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट अनदर रिएक्शन, एक और रिएक्शन को देखें अगर आप, सल्फर। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, पटाखों में होता है। दिवाली पे पटाखे चलाते हैं आप लोग, तो पटाखों के अंदर सल्फर होता है विच गिव्स अस कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। येलो कलर का एक कंपाउंड है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, इट मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड और इसी की स्मेल आती है आपको। जब पटाखे जलाते हैं ना तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, तो वो कई बार सल्फर डाइऑक्साइड की ही स्मेल होती है। और ये जो गैसेस बन रही हैं ऑक्सीजन या एयर की रिएक्शन के साथ, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर एसिडिक होता है। जहां एक तरफ मेटल की ऑक्साइड जब बन रही थी, आपको ध्यान है पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अगर जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं, अगर उसको पानी में घोल दिया जाए तो बेस बनेगा, यानी कि अल्कलाइन नेचर होगा। जबकि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है, चाहे वो कार्बन की ऑक्साइड हो, आइदर यू से अबाउट द कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
इसको पानी में घोलेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में घोलेंगे तो सल्फरस एसिड बनेगा। सो दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दैट्स समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। ये चीज आपको याद रखनी होगी दैट इनकी जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं। दिस इज हाउ सल्फर लुक्स लाइक। यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी। आप प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून या कंबशन स्पून में सल्फर को रखकर एक फ्लेम के ऊपर गर्म करेंगे तो उसमें से गैस निकलेगी। उस गैस को ट्रैप करने के लिए आप लिड लगा सकते हैं और उस जार में फिर सल्फर डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। यू कैन ऐड वाटर टू इट एंड यू कैन प्रिपेयर सल्फरस एसिड आउट ऑफ इट। सो द एंटायर रिएक्शन कैन बी डन, की जा सकती है। Now further, if you look at the description of a few more oxides, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं ऑक्साइड के बारे में। The non-metal oxide like CO2 and SO2 turn blue litmus solution to red. इसका मतलब क्या है? They are acidic in nature. ये यहाँ पर प्रूव होता है। Now it is also possible that some non-metal oxides are neutral. जैसे कि हमने बात की थी मेटल्स के केस में एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, नाइदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेसिक। सिमिलरली सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जो कभी कभी इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है? एक ऑक्साइड ही तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड विच इज वाटर। So water is also an oxide but it is neutral, neither it is acidic nor it is basic. Similarly nitrogen monoxide, dinitrogen oxide, ये सारी क्या है? ये exceptions आप समझ सकते हो जहां एक तरफ non metal की oxide basic या alkaline होती हैं। These examples represent neutral or neither acidic nor basic oxides of these non metals. Now इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन हियर, यहाँ पर एडिशनली आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है ये दिखाया गया है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तब बनाते हैं जब ऑक्सीजन अबंडेंट हो, लेकिन जब ऑक्सीजन कम है, देखिए कार्बन यहाँ पर ज़्यादा है रिलेटिवली, सो व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन देन यूजुअली कार्बन burn into carbon dioxide. Similarly, hydrogen can react with oxygen to give rise to water, but this reaction is also very explosive reaction. You cannot generate water by simply reacting hydrogen and oxygen unless you have sophisticated devices to do so. So after having learned ये सीखने के बाद कि non metal air के साथ कैसे react करती हैं, हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि non metal पानी के साथ या dilute acids के साथ कैसे react करती हैं. So non metals generally do not react with water. पानी के साथ ये रिएक्ट करती नहीं है. दैट्स एक तरह से आपके लिए अच्छी बात है, याद कम करना पड़ेगा, शायद खुश हो जाएंगे आप इस बात से कि रिएक्शंस कम हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी भी है. नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करती हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड देयरफॉर दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. बट ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है नॉन मेटल्स. दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट in case of metals, the hydrogen can easily be displaced. Now, if you look at the third chemical property, non-metals dilute acids के साथ कैसे behave करती हैं? So, if we look at non-metals behaving with dilute acids, then we will find that it is possible that some metals can react, but usually, if a non-metal such as carbon, sulfur, phosphorus, इनको अगर आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करें, तो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होती है. जहां मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, मेटल्स का एक टेस्ट भी होता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके चेक करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं. दैट्स बिकॉज अगेन इनएबिलिटी टू डिस्प्लेस द प्रोटॉन्स. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस. सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है? सो देयर आर वैरायटी ऑफ रिएक्शंस. आप यहाँ पर एक नॉन मेटल देख सकते हैं, क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस एक सॉल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्ट करती है. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. एक्चुअली जस्ट लाइक मेटल्स यू हैड सीन दैट देयर वाज डिस्प्लेसमेंट. आपको याद है मेटल्स वाले वीडियो में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था.
सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एक कॉपर की रॉड डाल दी गई थी, तो वहां से सिल्वर कॉपर की रॉड पर निकलकर अलग हो गया था. दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. So can displacement be seen in non-metals? Yes. If you react sodium bromide NaBr with chlorine gas, this is a non-metal, this is a salt. You can see here that sodium is going to bind with chlorine or react with chlorine to make sodium chloride and releasing bromine as a gas. So one non-metal in the form of salt is capable of reacting with another non-metal by mutual displacement. यानी कि एक non-metal salt में से दूसरी non-metal को kick करके बाहर निकाल सकती है. That's what a displacement reaction is, and it is very similar to displacement reactions seen in metals. So that's another property of non-metal. Then coming next, reaction of metal with chlorine. Chlorine itself is a non-metal, but in general it can react with several other non-metals. Chlorine खुद एक non-metal है, लेकिन ये और बहुत सारी non-metal से react कर सकता है, और इसकी unique reactions जो हैं वो कुछ important reactions काम आती हैं tests में. Non-metals usually react with chlorine to form chlorides. ज़्यादातर non-metal जब chlorine के साथ react करती हैं they make chlorides, and they are non-electrolyte. वो chlorides जो हैं electric current conduct नहीं करती हैं. Some of the examples you can see here of the chlorine reacting with non-metals, like chlorine if react with hydrogen, which is another non-metal, it makes hydrogen chloride or HCl in the form of gas. So it is basically hydrochloric acid in the gaseous format. Phosphorus, it can react with chlorine to make PCl3 or phosphorus trichloride, which is linked by covalent linkage. So these are some common examples of how chlorine can react with other non-metals. It usually form covalent compounds. और जो covalent compounds होते हैं वो आयन नहीं बनाएंगे. आयन नहीं बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है. So these things will not conduct electricity. Let's also quickly look at a couple of more reactions. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही थी, ऐसे ही मेटल्स हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं. सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है. हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पंजेंट गैस विच कम्स आउट फ्रॉम द रॉटन एग्स. अगर कहीं पर अंडे सड़ जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, तो उनसे निकलने वाली जो गैसियस कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. यू कैन प्रोड्यूस दैट इन द लैब एंड यू कैन मिमिक द सेम काइंड ऑफ स्मेल. उस तरह की स्मेल प्रोड्यूस की जा सकती है लेबोरेटरी में. सिमिलरली नाइट्रोजन गैस भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और उससे क्या बनाया जा सकता है, अमोनिया बनाया जा सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव सीन. लेट मी क्विकली समराइज बिफोर वी गो इनटू अ ब्रेक what we have learned so far. We have talked about some chemical properties of non-metals, and we have seen that non-metals do react with oxides just like metals and make non-metal oxides. बट अनलाइक मेटल्स, मेटल की तरह इनमें ऑक्साइड तो बनती हैं, लेकिन उनकी तरह ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होती हैं, बल्कि इनकी ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की होती हैं. They usually do not react with water, they do not evolve hydrogen gas when they react with sulfuric acid or any acid. Metals की तरह ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाती है नॉन मेटल्स. Then non-metals can displace each other in a salt. Hydrogen as such can react with several non-metals like formation of ammonia or hydrogen sulfide. Chlorine can also react with several non-metals to give rise to various compounds. तो अब तक हमने इस वीडियो में ये देखा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. कुछ और चीज़ें अभी इस वीडियो में बाकी हैं. हम टेबल ऑफ कंपैरिजन एक बार साइड बाय साइड चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, मेटल और नॉन मेटल का, और साथ ही कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. बट दैट विल बी डन जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Welcome back to Ashram Academy. After the short break, we are here again while we were discussing about the comparative differences between metals and non-metals. So almost I think everything we have discussed, ये सारी चीज़ें लगभग हमने डिस्कस कर ही ली हैं, लेकिन आपके लिए शायद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस बुक में जो टेबल दी हुई है इसको आप क्विक समरी के लिए यूज़ करें.
यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस टेबुलेट किए गए हैं। जहाँ एक तरफ लिखा है कि मेटल्स मैलिएबल डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हैं, नॉन मेटल्स नहीं हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल्स शाइनी होती हैं, उनको पॉलिश किया जा सकता है। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस डल होती हैं। मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है मरकरी को छोड़कर, और नॉन मेटल्स सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकती हैं। मेटल्स स्ट्रॉन्ग और टफ होती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, कमज़ोर होती हैं और वो हल्की होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो ये तो एक क्विक वे हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम समरी देखें तो हम कहेंगे कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल भी बनाते हैं। लेकिन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर मेटल की ऑक्साइड को आप पानी में घोलोगे तो बेस मिलेगा, और अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो एसिड मिलेगा। दैट्स वन डिफरेंस। देन मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। तो जब भी आप मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, वो एक वीडियो में हमने देखा था। जबकि नॉन मेटल्स, इनको आप अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती है। ऐसे ही डाइल्यूट एसिड से भी मेटल्स हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती है एज वेल एज फ्रॉम वाटर। मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स विद क्लोरीन। These ionic chlorides are electrolytes but non-volatile। अब देखिए, क्लोरीन के साथ मेटल भी रिएक्ट करती है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सोडियम जो कि एक मेटल है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। पानी में घोलोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और करंट कंडक्ट करेगा। लेकिन यही क्लोरीन अगर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, let us say it react with hydrogen or it react with bromine or any other non-metal, तो non-metal की chlorides जो हैं वो covalent होती है, they are not ionic and therefore they will not conduct electricity and they will not behave as electrolyte. That is yet another difference. Then metals do not combine with hydrogen, only a few reactive metals combine with hydrogen. Metals generally hydrogen के साथ as such react नहीं करती है, non-metals hydrogen के साथ react करती है। हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, हमने बात की किस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है, या फिर सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो ये डिफरेंसेस हैं टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब तक हमने जो भी डिस्कस किया पिछले 2-3 वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारा इस पेज में समराइज़ किया हुआ है, इस टेबल में समराइज़ किया गया है। इफ़ वी फर्दर गो अहेड, आगे चलें अगर हम, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को और डिस्क्राइब किया गया है आइडेंटिफाइंग फीचर्स की तरह। मान लो आपको किसी ने कोई मटेरियल पकड़ा दिया, आपको हाथ में दिया और बोला कि बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप यही देखेंगे, उसको हथौड़े से मार के देखेंगे कि टूट गया कि वो शीट में कन्वर्ट हो गया, या खींच के देखेंगे वो वायर बन गया कि नहीं बन गया, या फिर उसमें से आवाज़ आ रही है, सोनोरस है कि नहीं है। सो दिस इज़ हाउ विद द हेल्प ऑफ सिंपल कीज और identifying features you can locate or you can find out whether something is a known substance is a metal or a non-metal। तो वही identifying features यहाँ पर describe किए गए हैं। Then we have some sample problems, some of might relate to your NCERT books, आपके curriculum से related है। जैसे कि एक छोटा सा problem यहाँ पर देख लेते हैं हम। From amongst the following, choose the metals and non-metals and which of the properties on the basis of which you have made your choice। कुछ नाम दिए हैं, आपको बताना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, और आपने किस बेसिस पर ये डिसाइड किया कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। पहला चीज देखिए, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट मेटल है या नॉन मेटल है, इसको बताने के लिए आपको वो सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। अगर आप ये मानकर चलते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली प्रॉपर्टी, तो देखो ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इससे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। लेकिन हाँ, मेटल जो है हैमर से जब हिट करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगी, शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या पेंसिल की लीड को हैमर से हिट करोगे तो शीट बन जाएगी? वो तो टूट जाएगा, ब्रिटल है। तो एक प्रॉपर्टी क्या है? ब्रिटल होना। इट इज नॉन मेलिएबल, इट इज नॉन डक्टाइल, एंड दैट इज गुड इनफ टू कॉल इट एज अ नॉन मेटल।
एंड इफ यू वांट टू चेक फर्दर, आप अगर और कॉन्फिडेंटली कहना चाहते हो, यू कैन गो विद द केमिकल रिएक्शंस, यू कैन सी इफ इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन और नॉट, इफ हाउ डज इट रिएक्ट विद क्लोरीन, सो यू कैन चेक फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, एंड आई थिंक 1 or 2 प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू आउट इन डूइंग दैट। कमिंग टू सोडियम, कैसे कहेंगे आप सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है? तो पहले आपको सोडियम देखना पड़ेगा। You go to your chemistry lab, talk to your teacher, at least see sodium, or you can see pictures of sodium. You will find that it is lustrous, चमकदार है वो. If you hit it with a hammer, it will turn into sheets, it will not be fragile. So these properties of sodium put it in the category of metals. So this is how we can do rest of the other things. You can work out yourself phosphorus and helium, and you can look for plenty other questions that are given below, और भी कई सारे questions यहाँ पर दिए हुए हैं. Then finally this part will end with some comments on applications or uses of metals and non-metals. And I don't think you are untouched with these applications. मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ऐसा होगा जो applications नहीं जानते होंगे. तो सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो न जाने कितनी सारी चीज़ें देखते हैं जिनमें metals के applications हैं. You have a lot of different type of automobiles, car, auto rickshaw, metro, trains, or some of you might even be taking flights. So besides that, there are lot of industries, बहुत सारी factories हैं. जब किसी आप factory के पास से निकलते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ तो metals के बहुत बड़े बड़े pillar structures खड़े हुए हैं. इन pictures में देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से बहुत तरह की चीज़ें जो day to day life में आप use करते हैं वो metals के साथ associated हैं. और वही चीज़ें यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन की गई हैं. इनफैक्ट यूटेंसिल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें मेटल्स से मिलकर बनी होती हैं. देन इफ वी गो टू नॉन मेटल्स, सो देर आर अगेन वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूज़ हैं. घर में जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, पॉली बैग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. सो देर आर प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स. इवन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, जो टायर होते हैं वो नॉन मेटल हैं. एंड द क्लोथ्स दैट वी वेयर, जो हम कपड़े पहनते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स. Casings of laptops, mobile phones, and even the screen on which I am teaching, and some parts of the camera through which you are receiving my video, वो सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. सो यू कैन गो अराउंड, आई मीन दैट्स नॉट टू टफ. आप सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए इस चैप्टर को और समझने के लिए. टेक योर नोटबुक अलॉन्ग विद यू, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, whatever things you see and you find interesting, जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आप अपनी कॉपी में उनका नाम लिखिए और उसके सामने चेक कीजिए वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल. उसके लिए आपको अगर किसी चीज़ को टच करना पड़े, फील करना पड़े, या उसके बारे में इंटरनेट पर देखना पड़े, यू गो अहेड एंड देन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू सी अक्रॉस द डे एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. That is going to be really very helpful for you. So after learning all these things, you can follow up a number of questions or simple exercise like any other chapter which is given here. इन questions को आप follow up करेंगे तो आपको और थोड़ा सा confidence आएगा इस पूरे chapter के बारे में. And there are a few answers also given at the end if you want to cross check. So now the question is, if we have seen about metals reacting with lot of other things or among themselves or non-metals reacting, why does that happen? क्यों ये चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कैसे रिएक्ट करती हैं? सो अ वेरी सिंपल रीज़न वाई थिंग्स रिएक्ट लाइज ऑन द फैक्ट दैट एवरी एटम इज मेड अप ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड देम. सो द मैजिक is all lying in the number of electrons which are present in an element, because every element has different number of electrons. अलग अलग एलिमेंट्स में जो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ में चारों तरफ, इनके नंबर में डिफरेंस होता है. और हर कोई एलिमेंट चाहता है एक स्टेबल स्टेट एक्वायर करना. अब वो स्टेबल स्टेट क्या होती है? सो दैट स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन comes from the fact or comes from the information that there are some elements which do not react at all. हमारे नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती हैं, और इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्टनेस, रिएक्ट ना करने की एबिलिटी. और जो एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते हैं
वो बेसिकली है नोबल गैसेस. वी विल टॉक मोर अबाउट देम व्हेन वी विल डिस्कस पीरियोडिक टेबल और डिटेल्स ऑफ द एलिमेंट्स. आगे चलकर हम इनके बारे में और बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर इस बात का कहने का पर्पस ये था कि इनर्टनेस नोबल गैसेस की इसलिए होती है क्योंकि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है. दे हैव इनफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल विच इज गुड इनफ फॉर मेंटेनिंग देम स्टेबली. बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट. चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो उतने स्टेबल नहीं है. तो क्योंकि वो स्टेबल नहीं है इसलिए दे कीप ऑन रिएक्टिंग. So that was about the inert gases and inertness of these things. If you look at the examples, helium, hydrogen, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, these are the inert gases. And if you look at the outermost electron, the outermost electrons are 2 and rest of them all have 8 electrons, which is considered to be an octet or stable configuration. तो ये एक छोटा सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं. वाई डू दे रिएक्ट, वाइल व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इनर्टनेस और रिएक्टिविटी एंड व्हाट इज द रेफरेंस फॉर द इनर्टनेस. इस पूरी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है. सो दीज इनर्ट गैसेस ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस. दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे डोंट रिएक्ट. दे हैव सम एप्लीकेशंस. इनके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं. जैसे आर्गन जो गैस होती है वो लेज़र बनाने के काम आती है, उससे आई की सर्जरी की जाती है. और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं. बट इन जनरल दीज नोबल गैसेस इन रेफरेंस टू द केमिस्ट्री दे आर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर इनर्टनेस और लीस्ट रिएक्टिविटी. सो जो भी चीज़ें हैं अगर हम कह रहे हैं कि वो रिएक्टिव हैं, क्यों हैं, तो हम उनका रेफरेंस नोबल गैस से एक्सप्लेन करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टॉक्ड अबाउट नोबल गैसेस एंड दे आर generally neither considered as metals or non-metals because that's a separate group of elements which do not belong to either metals or non-metals. You can't find the properties resembling metals or non-metals there. So इसीलिए हमने metals non-metals में in noble gas, in noble elements के बारे में बात की. So let us now summarize what we have learnt in this video. हमने इस वीडियो में metal और non-metal वाले चैप्टर में इस पार्ट में non-metals की बात की. We started with the fundamental properties, especially the chemical properties of non-metals, and we have seen how do they react, and then we looked at the comparative account. हमने ये देखा कि टेबुलर मैनर में कि क्या क्या फीचर्स हैं मेटल नॉन मेटल के जिनकी मदद से हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड देन इन द एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट what are the applications of metals and non-metals. इनके applications क्या हैं, कहाँ कहाँ use हैं. So I don't think there is anything that will not depend on either metal or non-metal in our daily lives. हमारी daily के lives में हर चीज़ या तो metal होगी या non-metal होगी. And then finally we looked at one specific category of elements which do not fit well into either of these categories as metal and non-metal, and they were called as noble gases or inert gases. And they are considered as a reference because they do not react with anything just because they have a complete octet. उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इनफ होता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए. So they don't just react with anything. So with this we conclude this part of chapter metals and non-metals. This was about the comparative account and applications of metals and non-metals. We will continue discussing few more things. हम आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. और एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर ने जो ऑथर की है, क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक का अपना जो डिस्कशन है उसको लगातार करते रहेंगे. स्टे कनेक्टेड विद अस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स फॉर बेस्ट बेनिफिट्स. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.